सम्मानित अमर उजाला के संपादक श्री पटेल जी, मंच पर आसीन सभी मातृशक्तियाँ, यहाँ पर अमर उजाला परिवार से उपस्थित अन्य सदस्यगण, डिग्री कॉलेज की फैकल्टी और इंटर कॉलेज के टीचर्स, यहाँ पर उपस्थित बच्चियाँ, पहले तो मैं अमर उजाला परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर संपादक जी को, उन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया और बहुत सार्थक बातें सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ मैं अपने से पूर्व दो वक्ताओं से क्षमा भी चाहता हूँ कि उनकी बातें बार बार जो है यहाँ लिखा हुआ मैं खत्म होती, तो मेरी वजह से उनको अपने काम बातों को थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ा। मैं आप सभी लोगों को दो तीन बातें बोलूँगा और 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। जैसे अभी लोग देख रहे हैं, आज जो शीर्षक है इसका नारी शक्ति कुंभ में और सांस्कृतिक चेतना, कुंभ की शुरुआत ही नारी से होती है, मुझे लगता है, क्योंकि जब कुंभ जिस वजह से होता है, समुद्र मंथन के बाद जब अमृत प्राप्त हुआ तो अमृत बांटने की जिम्मेदारी जब आई तो भगवान विष्णु को नारी स्वरूप धारण करना और वहां से वो जो कुंभ की बूंदे गिरी और जो 4 जगहों पर कुंभ होता है, वहां से ही नारी और कुंभ का बहुत बड़ा रिश्ता है जो एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो मैं वहां से कुंभ को देखता हूँ कि ये बहुत एक्ट विषय है जिसको आज सारे लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ये मानना है कि एवोल्यूशन में भी यह नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड थियरी है कि पहले फीमेल आई, उसके बाद 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो गया, उस वजह से मेल की उत्पत्ति हुई। तो ये वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। तो आप सभी को ये मानना चाहिए कि आजकल नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कार्य पुरुष नहीं कर सकते हैं वो कार्य नारी कर लेती है। तो मैं यहाँ बैठी जितनी बच्चियां उन सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर ईश्वर ने आपको नारी के रूप में जन्म दिया है तो जरूर किसी विशेष कार्य के लिए दिया है, जो कार्य पुरुष नहीं कर सकते, इस वजह से आपकी उत्पत्ति है। तो आप सभी को इस बात पर हमेशा गौरव महसूस करना चाहिए। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मैं उत्तराखंड कागज से हूँ, वहाँ एक जिला है जिस टीवी गढ़वाल कहते हैं, जो उत्तराखंड के होंगे या उत्तराखंड के बारे में ज्योग्राफी वगैरह में जानते होंगे। एक समय था टीवी गढ़वाल के लिए, मेरी धर्म पत्नी भी IAS ऑफिसर है और वो जिले की DM थी। कोविड का समय था और मैं कोविड के समय गया, उनका DM था, तो हम दोनों ही समय जिलाधिकारी थे। लेकिन उस जिले की खास बात ये थी कि वहाँ की जो सांसद है वो महिला, DM महिला, SSP महिला, CDO महिला, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महिला, CMO महिला और मुख्य शिक्षा अधिकारी महिला। कुछ समय और जब BC हुआ करती थी तो बहुत सारे लोगों को बोला जाता था कि वहाँ से सीखो, पहले वो देखो कैसे कर रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको बात बता रहा हूँ कि आपके अंदर वो शक्ति है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। और दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, और यही नारी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नारी को डिफाइन करने का है कि नारी शक्ति रूप तो है लेकिन उतनी ही ज्यादा सहज है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जैसे जैसे आपके अंदर शक्ति आती जाती है आपको उतना सहज होना पड़ता है, और वो आपके अंदर जन्म से। तो इस बात पे आप जरूर गर्व महसूस करें। और मुझे यहाँ कॉलेज में आते ही नारी शक्ति का एहसास हुआ। मेरी गाड़ी मेरी दिल्ली से आ रही थी, तो मैडम आपकी डॉक्टर ने ड्राइवर को बोला, तो मुझे और मैं बड़ी देर से पूछ भी रहा था, फिर आपके बारे में मैंने पूछा, बिकॉज जिस तरीके से आप मैनेज कर रही है चीज़ों को, यहाँ पे भी फिर वहाँ गाने को भी, फिर लोग जो है कोई सभी एक साथ, मतलब कोई अपने आप को एलिनेटेड महसूस ना करे, वो भी कार्य आप लगातार कर रहे हैं। तो इस तरीके की मल्टीटास्किंग भी आप करते हैं। आपने अभी सामने देखा, और हर दिन आप एग्जाम्पल देखते हो कि अपने घर में अपनी माँ को, अपनी बहन को मल्टीटास्किंग का कार्य कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात
बात को मैं ये कहते हुए समाप्त कर रहा हूँ कि आपके अंदर पूरी शक्ति है, उस शक्ति के साथ बड़े बड़े सपने देखिए और कुछ भी आपकी पहुंच से परे नहीं है। तो इस बात को लेते हुए मैं एक बार पुनः आप सभी का का टीचर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अगर ज़्यादा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इस कार्य के लिए यहाँ सुनने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी प्रेरक उद्बोधन के लिए। हर एक पूरा जरूरत भर का पत्थर ढूंढ लेती है कि जैसे नींद अपने आप बिस्तर ढूंढ लेती है, अगर वो हौसला मिल गए तो मंजिल मिल भी जाती है, नहीं खुद अपने कदमों से समंदर ढूंढ लेती है। अपनी जो ड्रीम है हम लोग का एक संपूर्ण भारत एक बहुत आइडियल कंट्री का वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और जो लड़कियों ने इतनी प्यारी प्रस्तुति दी वो भी बहुत कम टाइम में आएंगे, तो मैं उनको भी मेरा धन्यवाद देना चाहूँगी और उनको कंग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी कि अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। और जैसे कि बताया गया था कि हम लोग कार्य समिति की तरफ से हम लोग ने एक पहल शुरू की है जिसमें हम लोग जो डिमोनेटाइज जो वुमेन हैं गर्ल्स हैं उनके लिए उनको जिसकी चीज़ में इंटरेस्ट है, चाहे स्पोर्ट्स हो या कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, तो उसमें उनको थोड़ा प्रोत्साहन देंगे, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे अपना आर्ट दिखाने का और ट्रेनिंग उनकी अच्छे से हो जाए उसके लिए भी पूरे इंतजाम किए जाएंगे। और आप सारे लोगों के सहयोग की इसमें आवश्यकता है और आप सबने आज यहाँ पे आके अपना सहयोग किया, उनका हौसला बढ़ाया, लड़कियों का अपने तालियों से उनकी प्रस्तुति की तारीफ करी। तो आई थिंक एक बहुत अच्छी एक हमारा प्रोग्राम हुआ है और अभी आई थिंक प्रोग्राम बाकी है, तो आप प्लीज कैरी ऑन करिए और नेक्स्ट ऐसे ही कुछ मंच में जरूर मुलाकात होगी आप सबसे। में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी, जो क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी चयन आयोग हैं, डॉक्टर श्रीमती कविता जी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के हैं विशेष अतिथि के तौर पर, और अध्यक्ष आकांक्षा समिति प्रयागराज भी आप हैं। यहाँ उपस्थित राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति और म्यूजिक के क्षेत्र में हिंदुस्तान ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रोफेसर सदन बाला जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती भारती जी जो IAS हैं, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, आरकन्या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर अर्चना पाठक जी, अमर उजाला के श्री नवीन सिंह पटेल जी जो संपादक हैं। में बहुत महत्व है और ये कुंभ का जो मुख है ये विष्णु भगवान को दर्शाता है, इसकी गर्दन रुद्र या शिव जी को और इसका तल ब्रह्मा जी को, और जो इसका गोल बड़ा भाग है वो देवियों को दर्शाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पुरानी हमारी हिंदू सभ्यता में ही नारी का कितना ज्यादा महत्व था। और आज हम जब ये नारी सशक्तिकरण की बात पूरे देश और प्रदेश में गूंज रही है, तो इस बार के हमारे महाकुंभ में भी ये आवाज जमकर गूंजनी चाहिए। तो मुझे ये नारी की तुम केवल श्रद्धा हो ईश्वर बोलने के लिए कहा गया था, तो उसको शुरू करने से पहले हमको थोड़ा सा नारी की उत्पत्ति को भी समझना होगा। जैसे आप बेटियां हैं, हमें मुझे नहीं लगता कि आपको पता होगा कि कैसे हमारी उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा पहले जो संसार में पहले
उसको एक साथी या दूसरे की कल्पना या कामना हुई, तो एक ही ब्रह्म से उसके दो समान भाग हुए। जैसे आप देखते हैं चने में दो दल होते हैं, उसी तरह से एक ब्रह्म से दो दल की उत्पत्ति हुई, और वो दोनों नर नारी या स्त्री पुरुष पति पत्नी, इस तरह से हमारे वेदों और पुराणों में स्त्री की उत्पत्ति को एकदम पुरुष के समान बताया गया, और वो एक दूसरे के पूरक थे। ब्रह्म की शक्ति के रूप में नारी का उत्पत्ति हुई, और फिर क्या हुआ कि नारी जो है वो सृष्टि को उसने धारण किया और धरणी कहलाई। उसके बाद उसने सृष्टि को जन्म दिया और जननी कहलाई, और फिर उसने पूरी सृष्टि का पालन पोषण किया, और हम उसको माता की उपाधि हमने दी। तो इस तरह से दिनों में नारी का जो है नारी की महिमा बढ़ती गई। तो पुराने जो टाइम में हम देखते हैं कि नारी की महत्ता बहुत ज्यादा थी। फिर हम आते हैं और हम देखते हैं कि जितने हमारे अवतार हुए हैं देवता, वो भी हमेशा शक्ति के साथ ही आए, चाहे वो विष्णु जी हों, उनके साथ लक्ष्मी थी, और कृष्ण के साथ राधा आई, राम के साथ सीता आई। वो कभी एकाकी नहीं थे, और दोनों ही ये हम एक साथ पूजा करते थे। शिव के साथ हम देखते हैं कि हमेशा पार्वती या शक्ति की पूजा होती है। तो इस तरह से हम स्त्री की महिमा मंडन भी किया गया और उसकी उत्पत्ति हुई। फिर हम वैदिक काल में ऋग्वेद में कई हमारी ऋषिकाएं हुई, मतलब महिला ऋषि हुई, जिन्होंने वेदों में ऋषिकाएं दी हैं और मंत्र दिए हुए हैं। इनमें से 27 ऋषिकाओं की को हम जानते हैं। उनमें से एक सूर्या सावित्री ऋषिका हुई, जिन्होंने 27 मंत्र दिए, और उन्होंने जो आज हमारे यहाँ विवाह का संस्कार होता है, विवाह का प्रचलन है, वो भी उन्हीं का दिया, सूर्या सावित्री का दिया हुआ मंत्र। और अपने बच्चों को उसके प्रति जागरूक करके उसमें शिक्षा दें। तो ये एक सांस्कृतिक चेतना से होने का तात्पर्य हमारा ये हुआ, जिसलिए आज की ये संगोष्ठी रखी गई है। दूसरा मुद्दा यह है कि उस सांस्कृतिक चेतना को विशेष रूप से किन नारियों ने किस रूप में उसको आगे लाई, कौन कौन वो नारी शक्तियाँ थे जिन्होंने सांस्कृतिक चेतना हमारे वर्ष में पैदा की। हम देखेंगे कि हम 3 काल में देखते हैं। सबसे पहले हम वैदिक काल में नारी शक्ति जो नारी शक्ति का रूप था वैदिक काल में, जबकि हमारी नारियाँ धर्मशास्त्र में पुरुषों के बराबर हिस्सा लेती थी और वो चर्चा करती थी। देवदासी प्रथा थी उस समय, और नारी शक्ति बहुत प्रबल थी उस समय। जैसे कुछ नारियों के नाम है गार्गी, मैत्री, अपाला, इस तरह से बहुत सी स्त्रियाँ थी जो वैदिक काल की नारी शक्ति होती है। उसके बाद में रामायण काल में आप सभी जानते हो सीता जी का उर्मिला का नाम किया गया। उसके बाद में सभी कालों में 7वीं 8वीं शताब्दी तक नारी शक्ति का बहुत बोलबाला, बहुत स्त्रियाँ होना है। उसके बाद में करीब 1400 वर्ष का एक अंतराल ऐसा आया कि नारियों को बहुत निम्न स्तर पर देखा जाने लगा, और शक्ति की जगह उनको दूसरे के नामों से संबोधित किया जाने लगा। उसके बाद में फिर आता है 18वीं शताब्दी में। तो 18वीं शताब्दी में जब हम आते हैं तो सबसे पहला नाम हमें आता है अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये मराठा वंशज थी और
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।